बोर्ड और नीट की तैयारी कर रहे सभी लर्नर्स के लिए आज का हमारा मिशन है कि हम नोट्स को बस रटने के बजाय उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझें। हम इन नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यही अप्रोच इस सब्जेक्ट को इतना दिलचस्प बनाती है। देखिए, केमिस्ट्री कोई ऐसी आइसोलेटेड चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ लैब्स में टेस्ट ट्यूब्स के साथ पढ़ा जाए। अगर हम अपने नोट्स की पहली लाइन देखें तो वहाँ महान वैज्ञानिक रोल्ड हॉफमैन का एक कोट लिखा है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि रसायन विज्ञान अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स और उनके रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशंस का विज्ञान है। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि चीज़ें किससे बनी है, बल्कि इस बारे में है कि वो एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती हैं। ओह, यानी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल। बिल्कुल सही। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी में बदलना सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पुराने गुण, जो उनकी पुरानी प्रॉपर्टीज थी, वो पूरी तरह खत्म हो जाती हैं और एक नए पदार्थ का जन्म होता है। आज हम इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को रुक रुक कर एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के इतिहास से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब भी हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सफ़ेद कोट पहने साइंटिस्ट की तस्वीर आती है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन प्राचीन भारत में इसे रसायन शास्त्र, रसातंत्र या रसक क्रिया कहा जाता था। और उस समय लोगों का लक्ष्य क्या था? पारस पत्थर खोजना जो लोहे या तांबे को सोने में बदल दे, या फिर अमृत खोजना जिससे इंसान अमर हो जाए। जी, ये काफी कॉमन गोल्स थे उस दौर के। पर यहाँ एक बहुत ही बेसिक सवाल उठता है। अगर पुराने लोग पारस पत्थर और जादूटोने जैसी चीजों के पीछे भाग रहे थे, तो क्या हम सच में उस चीज को साइंस कह सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म है और अक्सर लोग इसी वजह से एंशिएंट साइंस को खारिज कर देते हैं। लेकिन विज्ञान सिर्फ फाइनल रिजल्ट या गोल के बारे में नहीं है। विज्ञान उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस इस्तेमाल की गई, उसके बारे में है। यानी उनका प्रोसेस साइंटिफिक था। हाँ, भले ही परस पत्थर एक फैंटेसी था, लेकिन उसे बनाने की कोशिश में उन एंशिएंट एल्केमिस्ट ने धातुओं को पिघलाया, उन्होंने अलग-अलग टेम्परेचर पर डिस्टिलेशन किया, जिसे हम आसान भाषा में आसान विधि कहते हैं। उन्होंने जो मेथड्स और इक्विपमेंट्स बनाए, वही आज की मॉडर्न केमिस्ट्री का बेस है। ये तो सोचने वाली बात है। और इसके पक्के पुरातत्व प्रमाण यानी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स मौजूद हैं। मोहेंजोदारो और हड़प्पा सभ्यता में ही देख लीजिए, वहां पक्की ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता था। हाँ, और मैंने कहीं पढ़ा था कि निर्माण कार्य में सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि जिप्सम सीमेंट का भी इस्तेमाल होता था। ये तो सच में हैरान करता है। बिल्कुल। इस सीमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट, चूना और रेत का परफेक्ट मिश्रण था। मतलब हजारों साल पहले लोगों को केमिकल प्रोपोर्शन की समझ थी। जी हाँ, और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, अगर हम ऑर्नामेंट्स या आभूषणों की बात करें तो उसमें फैंस नाम के एक प्रकार के कांच का इस्तेमाल होता था। फैंस। हाँ, और ऋग्वेद में चमड़ा पकाने यानी टैनिंग और कपड़ों को रंगने यानी डाइंग की पूरी प्रोसेस बताई गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो समुद्र के पानी से नमक निकालने का पूरा केमिकल प्रोसेस दर्ज है। तो स्टूडेंट्स, इससे ये क्लियर होता है कि ये सब हवा में नहीं हो रहा था, इसके पीछे ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन था। हड़प्पा सभ्यता से आगे बढ़कर जब हम भारतीय साहित्यों की तरफ देखते हैं तो वहां की प्रक्रिया एकदम क्लिनिकल और साइंटिफिक लगने लगती हैं। जैसे सुश्रुता संहिता में क्षारों यानी अल्कलाइज का महत्व समझाया गया है। सही कहा। और चरक संहिता में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के बारे में लिखा है। और तांबे, टिन व जस्ते के ऑक्साइड्स बनाने का भी जिक्र है वहां। लेकिन एक टर्म है जो बहुत ध्यान खींचता है, धातुओं की भस्म बनाना। हाँ, भस्म। मैंने कई जगह पढ़ा है कि इस भस्म को नैनो टेक्नोलॉजी का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। पर एक मिनट, भस्म यानी राख को सीधे नैनो टेक्नोलॉजी से जोड़ देना क्या थोड़ा एग्जैजरेशन नहीं है? पहली नजर में देखें तो ऐसा ही लगता है। पर स्टूडेंट्स, अगर हम भस्म बनाने की केमिकल प्रोसेस के मैकेनिज्म को समझें तो ये डाउट दूर हो जाता है। ध्यान दीजिए, कोई भी हैवी मेटल जैसे कि पारा या तांबा मानव शरीर के लिए टॉक्सिक यानी जहरीली होती हैं। राइट, हमारा शरीर उन्हें सीधे अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। एंशिएंट आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स इस बात को जानते थे, इसलिए वो मरण की प्रक्रिया करते थे। मरण? ये क्या होता है? इस प्रोसेस में धातुओं को जड़ी बूटियों के रस के साथ खराल मुसल में पीसा जाता था, फिर खास तरह की भट्टियों में, जिन्हें पुता कहते हैं,
कई बार बहुत ऊंचे टेम्परेचर पर जलाया जाता था। अच्छा। इस रगड़ और हीट की वजह से धातु के कण इतने छोटे हो जाते थे कि उनका आकार नैनो स्केल तक पहुंच जाता था, यानी 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक। और इस साइज में आकर मेटल पार्टिकल्स टॉक्सिक नहीं रहते, वो दवा की तरह काम करते हैं और हमारे सेल्स में सीधे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाओ, मतलब आज की मॉडर्न साइंस जो करोड़ों की मशीन से नैनो पार्टिकल्स बना रही है, वो उस समय भट्ठी और खराल मुसल की हीट और फ्रिक्शन से अचीव कर रहे थे। बिल्कुल, ये उनकी एडवांस्ड समझ थी। ये तो कमाल है। और सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, उस दौर में चक्रापणी नाम के एक विद्वान ने साबुन की खोज की थी, वो भी सरसों के तेल और क्षार यानी अल्कली को मिलाकर। और स्टूडेंट्स, ये साबुन बनाने की जो प्रोसेस है ना, जिसे आज हम सपोनिफिकेशन कहते हैं, ये प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये सपोनिफिकेशन थोड़ा डिटेल में समझाएंगी? जरूर। देखिए, जब तेल या फैट को किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ मिलाया जाता है तो फैट मॉलिक्यूल्स के एस्टर बॉन्ड्स टूट जाते हैं और ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण होता है। साबुन का एक हिस्सा हाइड्रोफिलिक होता है, यानी पानी से प्यार करने वाला, और दूसरा हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है, जो तेल और गंदगी को पकड़ता है। इसलिए साबुन मैल निकाल पाता है। हाँ, तो ये जो मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग है, यही तो चक्रपाणी उस समय कर रहे थे। और इसके अलावा महान वैज्ञानिक नागार्जुना ने रस रत्नाकरा किताब में पारे यानी मर्क्यूरी से मेटल एक्सट्रैक्शन का जो विवरण दिया है, वो मेटलर्जी का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जब हम पार्टिकल्स और नैनो स्केल की बात कर ही रहे हैं, तो एक सवाल और दिमाग में आता है। हमारी स्कूल की किताबों में जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी का जनक माना जाता है। जी, ये तो सभी पढ़ते हैं। लेकिन हिस्ट्री खंगालने पर पता चलता है कि डाल्टन से करीब 2500 साल पहले 600 BCE में ही महर्षि कणाद ने वैशेषिका सूत्र में परमाणु का सिद्धांत दे दिया था। उन्होंने साफ लिखा था कि द्रव्य यानी मैटर अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। सही बात है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये अनादि अनंत और डायनामिक होते हैं। तो अगर महर्षि कणाद ने ये सब इतनी सदियों पहले बता दिया था, तो फिर मॉडर्न साइंस में सारा क्रेडिट डाल्टन को क्यों दिया जाता है? क्या ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का कोई बायस है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है जो अक्सर हमारे लर्नर्स के मन में आता है। लेकिन इसका जवाब किसी बायस में नहीं, बल्कि इस फिलॉसफी में छुपा है कि विज्ञान काम कैसे करता है। अच्छा, कैसे? देखिए, महर्षि कणाद की सोच फिलोसॉफिकल थी। उन्होंने एक लॉजिकल थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी वस्तु को काटते जाएं, तो अंत में एक ऐसी स्टेज आएगी जिसे और काटा नहीं जा सकेगा। उस अनडिवाइडेड पार्टिकल को उन्होंने परमाणु कहा। ये एक जीनियस इंटेलेक्चुअल लीप थी। मतलब एक दिमागी एक्सरसाइज थी। बिल्कुल। पर 18वीं शताब्दी में जॉन डाल्टन ने जो किया वो एम्पिरिकल था। डाल्टन ने बाकायदा केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को मैथमेटिकल बेस दिया। यानी उन्होंने प्रूफ किया चीजों को। हाँ, उन्होंने दिखाया कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो उनका वेट हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही क्यों होता है। डाल्टन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, जबकि कणाद का सिद्धांत दर्शन पर आधारित था। विज्ञान में थ्योरी के साथ साथ मैथमेटिकल प्रूफ की बहुत अहमियत होती है। हालांकि कणाद का विजन अपने समय से हजारों साल आगे था। ये बहुत ही क्लैरिफाइंग है। फिलॉसफी और एक्सपेरिमेंटल साइंस का ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लर्नर्स आज इस सेशन को सुन रहे हैं, वो शायद सोच रहे होंगे कि ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री और एटॉमिक थ्योरी जान ली, पर आज 21वीं सदी में हमें केमिस्ट्री को इतनी गहराई से क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारी पूरी सभ्यता का सर्वाइवल अब इसी पर टिका है। सर्वाइवल? वो कैसे? कृषि से लेकर कैंसर के इलाज तक सब केमिस्ट्री है। अगर हम आज 800 करोड़ लोगों का पेट भर पा रहे हैं, तो वो हेबर-बॉश प्रोसेस जैसी केमिकल डिस्कवरीज की वजह से है। ओह, जिसने हवा से नाइट्रोजन निकालकर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बनाए। एकदम सही। और अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, तो वो पूरी तरह से अप्लाइड केमिस्ट्री है। अपने नोट्स में देखिए, वहाँ कैंसर के इलाज के लिए सिस्प्लैटिन और टैक्सोल जैसी दवाओं का जिक्र है, और एड्स के ट्रीटमेंट के लिए AZT यानी एजिडोथाइमिडीन का। राइट। और यहाँ भी स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि ये दवाएं काम कैसे करती हैं। जैसे सिस्प्लैटिन एक प्लैटिनम बेस्ड कंपाउंड है। जब ये कैंसर सेल के अंदर जाता है, तो ये सेल के DNA के साथ क्रॉस लिंक बना लेता है। अच्छा, उससे क्या होता है?
इससे डीएनए का स्ट्रक्चर मुड़ जाता है और कैंसर सेल खुद को डिवाइड यानी कॉपी नहीं कर पाती, जिससे ट्यूमर का बढ़ना रुक जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रही एक एकदम सटीक केमिकल रिएक्शन है। ये तो वाकई में लाइफ सेविंग केमिस्ट्री है। ऐसा लगता है केमिस्ट्री एक फिल्म के बैक स्टेज क्रू की तरह है, दिखती नहीं है सामने से, पर उसके बिना शो चल ही नहीं सकता। बहुत अच्छी एनालॉजी दी आपने। लेकिन केमिस्ट्री पर एक बहुत बड़ा आरोप भी लगता है। पर्यावरण को जितना नुकसान केमिकल्स और प्लास्टिक्स ने पहुंचाया है, उतना शायद ही किसी और चीज ने। जैसे ओजोन लेयर में छेद करने वाले CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो भी तो लैब्स में ही बने थे ना। तो क्या केमिस्ट्री एनवायरनमेंट की दुश्मन है? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरुआती दौर में हम कह सकते हैं कि ये सच था, क्योंकि उस वक्त हमें इन मॉलिक्यूल्स के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का अंदाजा नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि क्या असर होगा। बिल्कुल। हमने CFCs बनाए क्यों थे? क्योंकि वो फ्रिज और AC के लिए बहुत शानदार और सेफ गैसेस थे। इंसानों के लिए वो पूरी तरह से नॉन टॉक्सिक थे। सही बात है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जब वो गैसेस स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचेंगी तो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें उनके क्लोरीन एटम को अलग कर देंगी, और वो अकेला क्लोरीन एटम ओजोन यानी O3 के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर देगा। ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे निकला? केमिस्ट्री ने ही सोल्यूशन निकाला। आज ग्रीन केमिस्ट्री नाम की पूरी एक ब्रांच है। इसका फोकस ही ऐसे कैटलिस्ट और प्रोसेसेस डिजाइन करना है जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। हमने CFCs को हटाकर HFCs बनाए जो ओजोन को नहीं तोड़ते, और ग्रीन हाउस गैसेस को मैनेज करने पर भी काम हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस साइंस ने प्रॉब्लम क्रिएट की, वही अब उसका सोल्यूशन भी निकाल रही है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे उन कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ आते हैं जो एग्जाम्स की नींव है। बिल्कुल, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सारा ब्रह्मांड, दवाइयाँ, इंसान, सब कुछ द्रव्य यानी मैटर से बना है। और नोट्स के हिसाब से द्रव्य की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान यानी मास होता है और जो स्थान घेरती है यानी जिसका वॉल्यूम होता है, वो द्रव्य है। जी हाँ, द्रव्यमान और आयतन ये 2 कीवर्ड्स हैं। और इसकी 3 मुख्य स्टेट्स या अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टूडेंट्स इसको आसान शब्दों में समझते हैं। ठोस में कण एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए उनका आकार और आयतन दोनों फिक्स्ड होते हैं, जैसे आपकी किताब या पेन। अच्छा। द्रव यानी लिक्विड में कणों के बीच के बॉन्ड्स थोड़े कमजोर होते हैं, इसलिए वो अपनी जगह बदल सकते हैं। इसका मतलब है द्रव का आयतन तो फिक्स रहता है, पर आकार उस बर्तन का ले लेता है जिसमें उसे डाला जाए, जैसे पानी। और गैस में? गैस में कण एकदम आजाद होते हैं, ना उनका आकार फिक्स होता है और ना ही आयतन, जैसे हवा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तापमान यानी टेम्परेचर को बदलकर हम इन अवस्थाओं को एक दूसरे में बदल सकते हैं, जैसे बर्फ को पिघलाकर पानी बनाना और पानी को उबालकर भाप बनाना। इसे इमेजिन करना काफी आसान है। अगर मैं इसकी एक एनालॉजी दूं, तो ठोस का मतलब है क्लासरूम में अपनी सीट पर बैठे अनुशासित बच्चे। द्रव का मतलब है लंच ब्रेक में स्कूल के प्लेग्राउंड में इधर-उधर घूमते बच्चे। हाँ, और गैस? गैस का मतलब है छुट्टी की घंटी बजते ही पूरे शहर में अलग-अलग दिशाओं में भागते बच्चे। वाह, ये बहुत ही शानदार और याद रखने वाली एनालॉजी है। एग्जाम के लिए परफेक्ट है। चलिए, स्टेट्स तो समझ आ गई, लेकिन अब बात करते हैं शुद्धता की। अगर हम द्रव्य का कोई भी सैंपल उठाएं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्योर है या मिक्स्ड है? ये आगे का पॉइंट है नोट्स में। विज्ञान में द्रव्य को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, मिश्रण यानी मिक्सचर और शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर क्या होता है एग्जैक्टली? मिश्रण का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी रैंडम अनुपात में मिल जाएं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इन्हें भौतिक विधियों से यानी फिजिकल मेथड्स जैसे छानना, उबालना या चुंबक का इस्तेमाल करके वापस अलग किया जा सकता है। अच्छा, मतलब इजीली सेपरेट हो सकते हैं? जी। अब इस मिश्रण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला, समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे पानी में चीनी घोलना, जिसमें चीनी पूरी तरह गायब हो जाती है। बिल्कुल। इसमें कॉम्पोजिशन एकदम यूनिफॉर्म होता है और पानी के हर घूंट का स्वाद एक जैसा होता है।
दूसरा है विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे पानी में रेत डालना या दाल में कंकर। हो, जिसमें चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। हाँ, इसमें कंपोनेंट एक समान नहीं मिलते, आप उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन चीजें सच में दिलचस्प तब होती हैं जब हम शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस पर आते हैं। सही कहा। क्योंकि इन शुद्ध पदार्थों का कॉम्पोजिशन एकदम फिक्स्ड होता है और इसके भी दो हिस्से होते हैं, तत्व यानी एलिमेंट और यौगिक यानी कंपाउंड। तत्व वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे सोडियम, कॉपर या ऑक्सीजन गैस। लेकिन स्टूडेंट्स, यौगिक या कंपाउंड की कहानी एकदम अलग है। ये तब बनता है जब दो या ज्यादा तत्व एक निश्चित अनुपात में यानी एक फिक्स्ड रेशियो में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। और यहीं पर वो एग्जाम्पल काम आता है जिससे हमने आज के सेशन की शुरुआत की थी। वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनाना। एकदम सही। और यहाँ एक क्रूशियल फैक्ट है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। यौगिक के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज अपने घटक तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। मतलब मिक्सचर से अलग होता है ये। हाँ, मिश्रण में चीजें सिर्फ एक साथ मौजूद होती हैं, जैसे एक कमरे में दो अजनबी बैठे हों। लेकिन यौगिक बनने का मतलब है एक रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन होना। तो रिएक्शन होने पर बदलाव कैसे आता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो उनके एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। उनके पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। इस क्वांटम मैकेनिकल बदलाव के कारण हाइड्रोजन अपनी आग पकड़ने वाली प्रॉपर्टी खो देता है और ऑक्सीजन आग भड़काने का अपना गुण छोड़ देती है। बिल्कुल। H2O का मॉलिक्यूल एक एकदम नई एंटिटी बन जाता है जिसका अपना अलग बिहेवियर है। ये तो मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही केमिस्ट्री का सबसे बड़ा थ्रिल है मेरे हिसाब से। अब जब हमारे पास ये सारे शुद्ध पदार्थ और यौगिक आ गए हैं तो हमें उनकी पढ़ाई करने के लिए उन्हें ठीक से नापना यानी मेजर भी तो करना पड़ेगा। बिना सटीक मेजरमेंट के तो साइंस सिर्फ एक गैसवर्क रह जाएगा। एकदम ठीक कहा आपने। और इसी मेजरमेंट को समझने के लिए हम किसी भी पदार्थ के प्रॉपर्टीज को दो हिस्सों में नापते हैं, भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों में क्या फर्क है? भौतिक गुण वो हैं जिन्हें नापने के लिए हमें पदार्थ की पहचान या कॉम्पोजिशन को बदलना नहीं पड़ता। अगर मुझे पानी का रंग देखना है, उसकी गंध सूंघनी है या उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नापना है तो मैं पानी को बिना किसी और चीज में बदले ये कर सकती हूँ। अच्छा, मतलब पानी पानी ही रहेगा। हाँ, लेकिन रासायनिक गुणधर्म जैसे कि अम्लता यानी एसिडिटी या दहनशीलता यानी जलने की क्षमता, इन्हें नापने के लिए हमें उस पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ओह, यानी रिएक्शन करवानी पड़ेगी। बिल्कुल। ये चेक करने के लिए कि कोई चीज हवा में जलती है या नहीं, हमें उसे जलाकर देखना होगा। और जब वो जलेगी तो वो राख या गैस में बदल जाएगी, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। समझ गया। और किसी भी मेजरमेंट के लिए हमेशा दो चीजों की जरूरत होती है, एक संख्या और एक इकाई, यानी एक नंबर और एक यूनिट। जैसे अगर हम कहें 6 मीटर तो उसमें 6 एक नंबर है और मीटर उसकी यूनिट। सही। लेकिन एक बेसिक सवाल ये आता है कि इतनी जटिल इकाइयों की जरूरत ही क्या है? हम एक चुटकी नमक या 2 कदम दूरी जैसी आम भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते साइंस में? क्योंकि साइंस को ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत होती है। मेरी एक चुटकी और आपकी एक चुटकी में बहुत फर्क हो सकता है। हाँ, ये तो है। अगर एक रिसर्चर भारत में कैंसर की दवा बना रहा है और दूसरा जर्मनी में, तो दोनों की कैलकुलेशंस तभी मैच करेंगी जब उनकी इकाइयां एकदम सटीक और एक जैसी हों। इसीलिए 1960 में वैज्ञानिकों के 11वें ग्लोबल सम्मेलन, जिसे CGPM कहते हैं, उसने SI पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लागू किया। और इसमें बेस यूनिट्स तय किए गए थे ना? जी हाँ, इसमें 7 आधार मात्रक यानी बेस यूनिट्स तय किए। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। और बाकी सभी यूनिट्स जैसे आयतन या डेंसिटी इन्हीं 7 यूनिट से बनती हैं। ये लिस्ट तो 11वीं के हर स्टूडेंट को रटवाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही गहरा और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। वो ये कि इन 7 इकाइयों को अब नापा कैसे जाता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है।
एक समय था जब 1 किलोग्राम का मतलब था फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा हुआ प्लैटिनम एरिडियम का एक चमचमाता हुआ बात, और 1 मीटर का मतलब था वहां रखी एक लोहे की छड़ की लंबाई। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इन सारे पुराने फिजिकल मेथड्स को एकदम रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड में कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए परमानेंट या स्थायी नहीं होता। मतलब उनमें बदलाव आता है। बिल्कुल। वो जो फ्रांस के म्यूजियम में 1 किलो का बाट रखा था, जब दशकों बाद उसे दोबारा नापा गया तो पता चला कि उसका वेट कुछ माइक्रोग्राम कम हो गया है। वेट? सच में? हल्का हो गया? हाँ, शायद उसके कुछ एटम्स हवा में इवेपोरेट हो गए या मेटल डिग्रेड हो गया। अब आप खुद सोचिए, अगर दुनिया का स्टैंडर्ड 1 किलो का बाट ही हल्का हो गया तो पूरी दुनिया का मैथमेटिक्स और साइंस तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, फिर तो सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ा जाएंगी। इसीलिए 2018-19 में विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्वांटम शिफ्ट आया। वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि हम इन मात्रकों को किसी इंसान की बनाई हुई धातु पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के यूनिवर्सल कांस्टेंट्स पर आधारित करेंगे। यूनिवर्सल कांस्टेंट्स यानी ऐसी चीजें जो पूरे यूनिवर्स में कभी नहीं बदलती? एकदम सही। चाहे आप पृथ्वी पर हों या मंगल ग्रह पर, ये कांस्टेंट्स सेम रहेंगे। और इसका नतीजा देखिए कितना शानदार है। अब 1 मीटर की परिभाषा किसी म्यूजियम में रखी छड़ से नहीं दी जाती। ये अब निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट से परिभाषित होता है। सही बताया। प्रकाश 1 सेकंड के करीब 30 करोड़वें हिस्से में जितनी दूरी तय करता है, वो ठीक 1 मीटर होती है। और स्पीड ऑफ लाइट इस यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, ये बदल ही नहीं सकती। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, समय की इकाई यानी 1 सेकंड की जो आधुनिक परिभाषा है वो तो और भी हैरान करने वाली है। अब टाइम किसी पेंडुलम वाली घड़ी से तय नहीं होता। तो कैसे होता है? 1 सेकंड को अब सीजियम 133 एटम के आधार पर डिफाइन किया जाता है। सीजियम एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत ही सटीक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन ठीक 9 अरब 19 करोड़ से ज्यादा बार वाइब्रेट कर लेता है तो हम कहते हैं कि 1 सेकंड बीत गया। बाप रे, इतनी बार वाइब्रेशन सिर्फ 1 सेकंड में? जी, और इसे ही एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। ये इतनी सटीक होती है कि करोड़ों सालों में भी इसका 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होता। और अगर मैं किलोग्राम की बात करूं, तो किलोग्राम को अब प्लैंक कांस्टेंट के आधार पर किबल बैलेंस नाम की एक एडवांस मशीन से नापा जाता है, जो द्रव्यमान को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ जोड़ती है। सही। और स्टूडेंट्स के लिए नीट के नज़रिए से जो सबसे ज़रूरी यूनिट है वो है मोल, जो पदार्थ की मात्रा या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापता है। इसे अब एवोगैड्रो कांस्टेंट पर फिक्स कर दिया गया है। एवोगैड्रो कांस्टेंट? हाँ, मतलब अगर आपके पास किसी भी चीज़ का 1 मोल है तो उसमें ठीक 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ये नंबर एकदम फिक्स्ड है, चाहे वो 1 मोल पानी हो या 1 मोल लोहा। ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग है। देखिए, स्टूडेंट्स को ये क्लियर होना चाहिए कि साइंस अब सिर्फ भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। अब हम क्वांटम लेवल के रूल्स पर काम कर रहे हैं, और ये सारे कांस्टेंट्स जैसे स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर, ये एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं। इन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। सही कहा आपने। अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव जर्नी को देखें तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? एंशिएंट इंडिया में जड़ी बूटियों और भट्टियों से बनने वाली भस्म से। जी। वहां से हमने देखा कि कनाट का दर्शन डाल्टन के एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंट से कैसे अलग था। जी हाँ। फिर हमने द्रव्य की स्टेट समझी और ये भी देखा कि कैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर अलग होते हैं। फिर हमने कंपाउंड फॉर्मेशन के पीछे का क्वांटम मैजिक देखा, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग बुझाने वाला पानी बन जाते हैं। और अंत में हमने इन नए यूनिवर्स बेस्ड ऐसा यूनिट्स की गहराई को समझा। देखा जाए तो केमिस्ट्री की ये यात्रा इंसानी दिमाग के विकास की बहुत ही खूबसूरत कहानी है। सच में ये पूरा डिस्कशन किसी टाइम ट्रैवल जैसा लग रहा था। फॉर्मूले रटने की बजाय जब हम ये समझते हैं कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, तो साइंस बिल्कुल एक मिस्ट्री नॉवल की तरह एक्साइटिंग लगने लगती है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सेशन को ख़त्म करने से पहले अपने सभी लर्नर्स के लिए मैं एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट छोड़ना चाहता हूँ। आप इस पर आराम से बैठकर सोचिएगा। अच्छा, क्या है वो सवाल? देखिए, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी सारी ऐसा यूनिट्स जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय अब ब्रह्मांड के यूनिवर्सल कांस्टेंट्स पर सेट कर दी गई हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट या सीजियम एटम की वाइब्रेशन, जो पूरे यूनिवर्स में एक जैसी हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब सोचिए कि अगर कल को कई लाइट ईयर्स दूर से किसी एलियन सभ्यता के प्राणी हमारी पृथ्वी पर आ जाएं, जिनकी साइंस हमसे भी एडवांस्ड हो,
तो क्या उनके और हमारे नापतोल के पैमाने एकदम एक जैसे होंगे? ओह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या उनका 1 सेकंड और हमारा 1 सेकंड एग्जैक्टली सेम होगा? क्योंकि दोनों ही शायद उसी सीजियम एटम की वाइब्रेशन को नाप रहे होंगे। आप लोग सोचिएगा जरूर इस पर। विज्ञान की यही खासियत है कि ये हमारी इस छोटी सी पृथ्वी की सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है। सच में, ऐसी बातें ही साइंस को आगे बढ़ाती हैं। तो आज के इस खास डीप डाइव सेशन में बस इतना ही। सीखते रहिए, अपने नोट्स से सवाल पूछते रहिए और साइंस के पीछे छुपे उस क्यों और कैसे को कभी इग्नोर मत कीजिए। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी।